गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साम्यावस्था के एक महत्वपूर्ण प्रश्न साम्य स्थिरांक की चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है और ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी काफ़ी यूज होता है। तो ये जो साम्य स्थिरांक है ये उत्क्रमणीय अपक्रियाओं के लिए जब वो साम्यावस्था में होती हैं उस समय ज्ञात किया जाता है। सन 1864 में गुलबर्ग और बाजी ने बहुत सारी उत्क्रमणीय अपक्रियाओं का अध्ययन किया और उसके उपरांत उन्होंने ये नियम दिया। उन्होंने बताया यदि कोई अपक्रिया a प्लस बी बराबर सी प्लस डी है, यानी इसमें अभिकारक के रूप में a प्लस बी ए और बी तथा उत्पाद के रूप में सी और डी हैं, तो अग्र अपक्रिया की जो दर है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। और जब हम समानुपात को बराबर बदलते हैं तो हमें एक स्थिरांक से गुणा करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आर एफ बराबर के एफ इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर ये बड़े कोष्टक में हमने जो लिखी है ना ए, ये हमें दिखाता है कि सांद्रता है, ए अभिकारक की सांद्रता, ये बी है तो बी अभिकारक की सांद्रता है। यहाँ पर जो स्थिरांक है कि एफ, ये हो गया आपका अपक्रिया दर के लिए अग्र अपक्रिया का स्थिरांक। इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन यानी सी प्लस डी से ए प्लस बी की ओर जो अपक्रिया होगी, पश्च अपक्रिया यानी प्रतीप अपक्रिया, इसके लिए भी जो इसकी दर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ये समानुपाती होगा सी की सांद्रता गुणा डी की सांद्रता की। इसको भी हम यदि बराबर में बदलें तो हमें यहाँ भी स्थिरांक से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमें के बी से यहाँ गुणा किया तो आर बी बराबर के बी इंटू सी इंटू डी। यहाँ पे के बी क्या हो गया, प्रतीप अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक हो गया। ये दर नियम समीकरण से हम अग्र अपक्रिया के लिए और पश्च अपक्रिया के लिए दर नियम समीकरण निकाल लेते हैं। और चूंकि आपको पता है साम्यावस्था में अग्र अपक्रिया और प्रतीप अपक्रिया दोनों की दर बिल्कुल समान होती है, तो आर एफ बराबर आर बी, तो हम इन दोनों को समान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, आर एफ बराबर आर बी है तो के एफ इंटू ए इंटू बी बराबर के बी सी इंटू डी। अब हम ए प्लस बी को राइट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा, इसको के बी को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो के एफ अपॉन के बी बराबर सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। और यदि हम के एफ बटे के बी दोनों स्थिरांक हैं, इसको हम के सी लिखते हैं तो ये हो जाएगा के सी बराबर सी डी सी इंटू डी बटा ए इंटू बी। ये जो साम्य स्थिरांक कहलाता है के सी। तो यहाँ पे यदि कोई क्रिया में उसका जो संतुलित समीकरण है उसमें अभिकारकों और क्रियाफलों में एक से अधिक मोल हैं, यानी उनके जो रस समीकरण में तीन गुणांक हैं, यदि उनकी उपस्थिति है वो एक से ज़्यादा हैं, एक से भिन्न है, तब हमारा ये जो नियम है, ये जो साम्य स्थिरांक है, ये बदल जाएगा और हमें उसकी जो सांद्रता पद है उसकी घातों के रूप में उसकी मोलों की संख्या को हमें लिखना होगा। तो जब जो क्रियाफल और उत्पादों में जब हम रस समीकरण में तीन गुणांक उनके साथ हैं तो गुलबर्ग और बागी ने समीकरण को इस तरह उसको बदल दिया और ये क्या हो जाएगा, के सी बराबर सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी बटे ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ये क्यों ऐसा होता है, आपको पता है कि ये सांद्रता जो अपक्रिया की दर होती है वो सांद्रता पदों पे, सांद्रता की कितनी घातों पर निर्भर करती है, वो यहाँ पर शो करना पड़ती है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में यहाँ क्या हो जाएगा, यदि हम इसको एक एक करके चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर ए बी की पावर बी,
ये हो जाएगा आपका समीकरण a की पावर a b की पावर b, और यहाँ पे हो जाएगा c की पावर c और d की पावर d। तो इसमें पूरे में यही कर लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका नया समीकरण बनेगा, वो क्या बनेगा, c की पावर c, d की पावर d बटे a की पावर a और b की पावर b। अब हम और एक दो कंडीशंस देखते हैं इसके लिए। कभी कभी कंडीशंस भी पूछ ली जाती हैं कि यदि हम जो अपक्रिया है उसको हम विपरीत तरीके से लिखें। हमें मान लीजिए हमें पता है a प्लस बी से जो c प्लस डी बनता है, ये सब क्रिया का साम्य स्थिरांक हमें पता है। और मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये अपक्रिया इस तरह होती है उल्टी, यानी इसकी प्रतीप अपक्रिया प्रतीप लिखी हुई है, यानी ये जो उत्पाद हैं वो अभिकारक के रूप में लिखे हैं और अभिकारक उत्पाद के रूप में लिखे हैं। तो इसमें जो स्थिरांक होगा, नया स्थिरांक कैसे बनेगा, इसको हम k डैश c से शो करेंगे। तो k डैश c बराबर a की पावर a, b की पावर b बटे c की पावर c इंटू d की पावर d होगा। और ये क्या होगा, जो kc स्थिरांक है, मूल स्थिरांक है, जो जब हम क्रिया को सीधा लिखते हैं तो उसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, उसका उल्टा होगा, यानी k डैश c बराबर 1/kc। आपको यहाँ दिख रहा है सीधा इसका व्युत्क्रम है, नीचे की राशि ऊपर है, ऊपर की राशि नीचे है। तो साम्य स्थिरांक कैसा होगा, k डैश c बराबर 1/kc होगा। यदि हमने उत्पाद को विकारक में बदल दिया और विकारक को उत्पाद में बदल दिया, यानी पश्चात क्रिया लिख दी, तो ये साम्य स्थिरांक है, इसका मान क्या होगा, अग्रभ क्रिया लिखने पर जो साम्य स्थिरांक प्राप्त होता है उसका व्युत्क्रम होगा। दूसरी कंडीशन है, यदि संतुलन समीकरण में सभी शांता पदों को हम n से गुणा कर दें या n किसी संख्या से भाग दे दें, तो स्थिरांक में क्या परिवर्तन होगा। तो स्थिरांक में देखिए, यदि n से गुणा करते हैं तो शांता की सभी पदों में n से एक्स्ट्रा गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो नया स्थिरांक हमें प्राप्त होगा, वो स्थिरांक देखिए किस तरह चेंज होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे पूरे समीकरण में n से गुणा कर दिया, तो ये c पे क्या हो जाएगा, n a हो जाएगा, a पे, b पे n b हो जाएगा, और c पे n c और d पे n d की घात हो जाएगी। तो ये घात इसमें चढ़ जाएगी। सभी में सेम n, सभी में सेम है, सब में n से गुणा किया है समीकरण में, तो ये n अपन सब में से कॉमन ले सकते हैं, और ये भी इस तरह आ जाएगा, c की पावर c, d की पावर d अपॉन a की पावर a, b की पावर b और सबकी होल पावर n। तो ये जो n है सभी पे समान है, इसीलिए ये आ गया अंदर, क्या है, kc की वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k डबल डैश c इक्वल टू kc की पावर n। हमने जिस संख्या से यहाँ पे गुणा किया है सभी शांता पदों में, उतनी घात इसमें जो स्थिरांक है उस पर चढ़ जाएगी। यदि इसका उल्टा हमने क्या किया, यदि हमने भाग किया तो क्या होगा, यदि हमने n से भाग किया पूरे समीकरण में जो शांता पद हैं उनमें, तो इस सब में 1/n से गुणा हो जाएगा। तो जो समीकरण निकले, जो बनेगा शांता, जो माने आपका स्थिरांक बनेगा, साम्यावस्था स्थिरांक, वो क्या जब हो जाएगा, उसमें देखिए सभी की शांता पदों में 1/n का गुणा हो जाएगा। तो c की पावर c/n, d की पावर d/n, a की पावर a/n और b की पावर b/n हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/n को माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए c की पावर c, d की पावर d, a की पावर a, b की पावर b, और पूरे में क्या हो जाएगा, 1/n की घात चढ़ जाएगी। तो ये साम्य स्थिरांक पर भी kc की पावर 1/n हो जाएगी। तो इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण के लिए, यदि हमें उसके मूल समीकरण का साम्य स्थिरांक ज्ञात है, तो हम यदि उसकी शांता पदों में n का गुणा करें, n का भाग दें, तो हमें जो नया साम्यावस्था स्थिरांक मिलेगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम गैसीय निकाय के लिए साम्य स्थिरांक की बात करें। चूँकि जो गैसीय अपक्रियाएं होती हैं उनको सांद्रता पदों की तुलना में
दाब के पदों पे व्यक्त करना अधिक आसान होता है, क्योंकि उनके आंशिक दाब को मापना ज़्यादा संभव होता है, आसानी से माप लिया जाता है। इसलिए हम साम्य स्थिरांक को भी दाब के पदों में ही ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें आदर्श गैस समीकरण का सहारा लेना है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदर्श गैस क्या होता है, P बराबर nRT होता है। यदि हम V को राइट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा P बराबर n/V इंटू RT। आपको पता है n क्या है, मूलों की संख्या है, और V है आयतन। तो ये क्या हो जाएगी, n/V बराबर सांद्रता हो जाएगी, मोल प्रति लीटर में सांद्रता। तो n/V को क्या लिख देंगे, हम C लिख देंगे। पता है ना सांद्रता क्या होती, मोल प्रति लीटर में, 1 लीटर बिलियन में अभिकारक के मोलों की संख्या। तो इस सांद्रता हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, n/V की जगह लिख देंगे C। तो P बराबर क्या हो जाएगा, CRT। और यही वैल्यू हम यहाँ पे सांद्रता पदों में रख देंगे। तो देखिए Kp बराबर क्या होगा, ये Kp क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, जो दाब के पदों में ज्ञात किया है। हो जाएगा PC की पावर C इंटू PD की पावर D बटे PA की पावर A और PB की पावर B। देखिए आपने गैल्वसैग के गैस आयतन संबंधी नियम पढ़ा होगा। उसमें जब अभिकारक को क्रियाफल दोनों गैसें होती हैं, तो उनमें उनके जो आयतन होते हैं वो सरल अनुपात में होते हैं। जब आयतन सरल अनुपात में होते हैं तो उनके दाब भी उसी अनुपात में होंगे। तो इस तरह से ये जो साम्य स्थिरांक है वो हो गया आपका Kp बराबर PC की पावर C, यानी PC और PD ये क्या है, C के आंशिक दाब हैं, PD D का आंशिक दाब है, और PA A अभिकारक का आंशिक दाब है, और PB B अभिकारक का आंशिक दाब है। और इस आंशिक दाब पे उनकी जो रस समीकरण में दी गुणांक है उसकी घात चढ़ी हुई है। अब हम इसको इस संबंध से लिखते हैं, P बराबर CRT लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PC की पावर C को क्या लिखेंगे, PC बराबर लिखेंगे CRT, और CRT पे पूरे पर C की घात चढ़ेगी। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, PC की जगह पे आप लिखेंगे C की पावर C, या सीधा लिख देंगे CRT और पूरे की पावर C, और इसको लिखेंगे D की सांद्रता इंटू RT और पूरी की पावर D बटा A की सांद्रता इंटू RT और ये पूरी की पावर A, और इसी तरह से B की सांद्रता है इंटू RT पूरी की पावर B। इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब हम RT को अलग कर लेंगे इसमें से, तो जाएगा C की पावर C, RT की पावर C, और D की पावर D, RT की पावर D, A की पावर A, RT की पावर A, B की पावर B, RT की पावर B। इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये हम इसको और अलग कर लेंगे, तो ये Kp बराबर क्या आ गया, C की पावर C, D की पावर D बटे A की पावर A, B की पावर B। और RT बचे यहाँ पे कितना बचा, देखिए ऊपर, देखिए RT ऊपर है C, RT पावर C और RT पावर D, तो इनका जोड़ हो जाएगा RT पावर C प्लस D। और नीचे है RT की पावर A प्लस RT की पावर B। ये चूँकि नीचे है यानी भाग में है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में खाते घट जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, यदि x की पावर A है बटा x की पावर B है, तो हो जाएगा x की पावर A माइनस B। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमें ये जो व्यंजक आपको मिला ये किसके बराबर है, ये आपका Kc के बराबर है। तो Kp बराबर Kc और RT की पावर डेल्टा n लिख देंगे इसको। ये डेल्टा n क्या है, उत्पाद के मोलों की संख्या और अभिकारक के मोलों की संख्या का अंतर है, C प्लस D माइनस A प्लस B।
इस तरह से ये जो संबंध प्राप्त होता है ये केपी और केसी में संबंध है, यानी ये दाब के पदों में साम्य स्थिरांक है और ये आयतन के पदों में साम्य स्थिरांक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आसानी से समझ सकते हैं, समझने में आसान है और इसके न्यूमेरिकल्स भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से आपको समझ लेना है। यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, शांता पदों की जो इकाइयाँ हैं वो सब SI मात्रक में ही लेना है और ये ध्यान रखना है कि सभी की जो शांता पद की इकाइयाँ एक सी हों और जो दाब हैं दाब के पद भी आपको SI मात्रक में ही लेना है।